नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। बारह अप्रैल 2017। आज के इस दिन आईएस अफगानिस्तान की सारी लीडरशिप कंधार के एक सेफ हाउस में एक साथ इकट्ठा हुई है। थोड़ी देर बाद इनके बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग जिसमें केवल एक ही विषय पर चर्चा की जाएगी, भारत के अंदर बारूद की होली खेलना। करीब 5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद आईएस के सभी आतंकी नेता एक साथ खाना खाते हैं और सूरज ढलने से पहले पहले अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अपने इलाकों की ओर वापस लौट रहे इन आतंकी आकाओं में टीटीपी का एक पूर्व कमांडर मौलवी हबीबुर रहमान भी शामिल है। उरुज़गान में आईएस का फील्ड कमांडर हबीब अभी कुछ समय पहले ही टीटीपी छोड़ आईएस में शामिल हुआ है। पाक आर्मी और आईएसआई का खासम खास ये आतंकी सौदागर पिछले कई सालों से सीआईए की मोस्ट वांटेड सूची में भी काफी ऊपर चल रहा है। हबीब के साथ उसकी पजेरों में कुल 5 लोग सवार हैं और इनमें से एक का नाम है शाहिद मोमिनुल्लाह। हबीब के बाकी साथियों के उलट शाहिद एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है। 3 साल पहले उसका चचेरा भाई उसे हबीब के पास लेकर आया था और वो तब से ही उसके अकाउंट्स हैंडल करने का काम कर रहा है। शाहिद की मेहनत, लगन और उसके पैसे बनाने के नए नए आइडियाज के चलते वो बहुत कम समय में हबीब के काफी करीब आ गया था। बहुत जल्द उसका सबसे विश्वसनीय नौकर बन गया था। 12 अगस्त की रात उरुज़गान वापस पहुंचने के बाद शाहिद और हबीब थोड़ी देर अपने अफीम के बिजनेस के ऊपर कुछ बातें करते हैं और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हर सुबह की तरह आज भी हबीब और उसके साथी 4 बजे उठ नमाज की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन आज शाहिद कहीं दिखाई नहीं देता। काफी देर इंतजार करने के बाद जब हबीब शाहिद के बारे में पूछता है तो उसका सेकंड इन कमांड हारून उत्तर देता है, भाईजान, रात को शाहिद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसे बहुत तेज उल्टी दस्त लग गए थे, तो मैंने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा है। वो दोपहर तक लौट आएगा। सुबह के लगभग 10 बजे शाहिद की बस दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित कंधार शहर पहुंच चुकी होती है और वो बस से नीचे उतर टमटम में सवार हो आइनो रोड के लिए निकल जाता है। टमटम से उतरने के बाद वो थोड़ी दूर पैदल चलता है और फिर एक क्लिनिक के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर इस क्लिनिक पर नजर बनाए रखने के बाद जब उसे लगने लगता है कि अब अंदर कोई पेशेंट नहीं है तो वो क्लिनिक के अंदर प्रवेश कर जाता है। डॉक्टर को अपनी परेशानी बताता है और फिर ये डॉक्टर साहब उसे एक बेड पर लिटा उसका चेकअप करने में लग जाते हैं। चेकअप करने के बाद ये डॉक्टर एक पर्चे पर कुछ दवाइयां लिख उनकी खुराक शाहिद को समझा देता है, जिसके बाद शाहिद अपनी जेब से 5 अफगानी नोट निकाल डॉक्टर की मेज पर रखता है और फिर तुरंत वापस उरुज़गान के लिए निकल जाता है। शाहिद के जाने के कुछ देर बाद ये डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करता है और पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद ये डॉक्टर अपनी जेब से वो 5 नोट निकाल बड़ी सावधानी से एक टेबल के ऊपर बिछा देता है। टेबल के ऊपर रखा एक लैंप ऑन करता है और फिर जैसे ही ड्रॉअर से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल इन नोट्स के ऊपर फिराता है तो उसकी आंखों के सामने पेंसिल से लिखे छोटे छोटे से अक्षर उभरने लगते हैं। इन नोट्स के ऊपर लिखे इन अक्षरों को ये डॉक्टर एक प्लेन कागज के ऊपर उतार लेता है। पहली नजर में किसी भी व्यक्ति को ये अक्षर फारसी भाषा में लिखे रैंडम से शब्द लगते, लेकिन असल में ये एक कोडेड मैसेज था। लगभग आधे घंटे मेहनत करने के बाद ये डॉक्टर इस कोड को डिसाइफर कर लेता है। कैपिटल में इस साल सीरियल मैच खेलने का प्लान है। खिलाड़ी कैपिटल या आसपास किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। इधर ये डॉक्टर इस मैसेज को डिकोड करता है और उधर 1200 किलोमीटर दूर RNAW के हेडक्वार्टर्स में एक हड़कंप सा मच जाता है। आईएस के लिए काम करने वाला शाहिद असल में RNAW का एक अंडर कवर एजेंट था। इसे लगभग 7 साल पहले पाकिस्तान भेजा गया था और इसका कोड नेम था एजेंट सूरी।
और कांधार का वो डॉक्टर जो मूल रूप से एक बलोच है, वो भी R&AW का ही एक एसेट है। एजेंट सूरी द्वारा दी गई इस इंटेलिजेंस के अनुसार आईएएस दिल्ली में सीरियल धमाके करवाने का प्लान बना चुका था और इस शैतानी प्लान को अंजाम देने के लिए उसका एक अत्यंत खूंखार आतंकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के भेष में दिल्ली पहुंच चुका था। दिल्ली एनसीआर में 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनमें हर साल हजारों अफगान छात्र पढ़ने आते हैं। R&AW जानती थी कि आईएएस का वो स्लीपर आतंकी इनमें से किसी भी कॉलेज में हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये था कि वो कौन है और क्या योजना बना रहा है, वो धमाके कब करेगा, कैसे करेगा और सबसे जरूरी बात कहां करेगा। क्या समय रहते उसका पता लगा लिया जाएगा? इससे पहले कि वो दिल्ली का दिल दहला सके, क्या उसके चेहरे से पर्दा उठ भी पाएगा? भेड़ की खाल में छिपे इस भेड़िए को बेनकाब करने के लिए R&AW के कुछ सरफिरे ऑफिसर्स एक अत्यंत गुप्त ऑपरेशन को लॉन्च कर देते हैं। देश की धरती पर किया जाने वाला एक अंडरकवर मिशन जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन विद्यार्थी। एजेंट सूरी से इंटेलिजेंस मिलते ही R&AW चीफ अनिल धस्माना अपने एक सबसे चतुर और चालाक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को इस ऑपरेशन की बागडोर सौंप देते हैं। इस ऑफिसर का कोड नेम था सौम्य कृष्णन। एंटी टेरर ऑपरेशंस में महारत रखने वाले कृष्णन पाकिस्तान के KPK में पूरे 3 साल अंडरकवर बिता चुके थे और बिल्कुल चुपचाप साइलेंट तरीके से कोवर्ट मिशंस को अंजाम देने में उनका कोई सानी नहीं था। ऑफिसर कृष्णन जानते थे कि अगर आईएएस के एक आतंकी को छात्र के भेष में दिल्ली भेजा गया है तो उसके हैंडलर्स की तरफ से फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक गतिविधियां भी जरूर हुई होंगी और उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि पूरी दुनिया में केवल एक ही देश ऐसा है जहां से आईएएस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का ज्यादातर काम किया जाता है, दुबई। यही कारण था कि इस ऑपरेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे सीनियर एजेंट को चुना था जो पैसे के मूवमेंट को मीलों दूर से सूंघ लिया करता था। 50 वर्षीय सीनियर एजेंट का कोड नेम था आनंद प्रकाश। अरबी और फारसी समेत मिडिल ईस्ट की कई भाषाओं में पारंगत एजेंट प्रकाश को CIA में अपनी दोस्ती के लिए भी जाना जाता था। वो 2001 और 2007 के बीच मिडिल ईस्ट में काम कर चुके थे और इस दौरान उन्होंने CIA के कई एजेंट्स को सफलतापूर्वक अपना एसेट बनाया था। कृष्णन द्वारा चुने गए दूसरे एजेंट को R&AW में द हिप्नोटिस्ट के नाम से जाना जाता था। भूपेश त्रिखा कोड नेम वाला ये 37 वर्षीय एजेंट इंसान तो इंसान एक पालतू कुत्ते को भी अपने मालिक से गद्दारी करने के लिए कन्विंस कर लिया करता था। एजेंट त्रिखा इस समय कश्मीर में थे और अंडरकवर रहते हुए ISI के स्थानीय गुर्गों के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। उन्हें तुरंत पहली फ्लाइट से नई दिल्ली आने का संदेश भेज दिया जाता है। तीसरा और आखिरी व्यक्ति जिसे कृष्णन अपनी इस टीम के लिए चुनते हैं वो R&AW नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में काम करता था। ये घरेलू ऑपरेशन था और संविधान के अनुसार R&AW को घरेलू धरती पर ऑपरेट करने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए कृष्णन के आग्रह पर दिल्ली पुलिस के इस 34 वर्षीय SI को उनकी टीम में भेज दिया जाता है। झज्जर में जन्मे इस SI का कोड नेम था अजय राणा। अफगानिस्तान से दिल्ली आए आतंक के उस बहरूपिये को ढूंढने के लिए R&AW की टीम तैयार हो चुकी थी। टीम जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, किसी भी कीमत पर देश की राजधानी की रक्षा करना।
इससे पहले कि वो भेड़िया मासूम भारतीयों का खून बहाता, RNDW के इन 4 एजेंट्स को उसकी असली पहचान पता लगानी थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। इस समय दिल्ली NCR के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुल 8 से 10,000 अफगान छात्र पढ़ाई कर रहे थे और कहना असंभव था कि IS का वो अंडरकवर आतंकी IIT जैसे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहा है या फिर गाजियाबाद के किसी 4 कमरों वाले कॉलेज में। अपने इस ऑपरेशन के ऊपर कृष्णन और धस्माना PM मोदी को भी ब्रीफ कर चुके थे और PM द्वारा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि यह ऑपरेशन 100% बाय द बुक होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह कानून और संविधान के दायरे में। इसके अलावा ये निर्णय भी लिया जाता है कि इस आतंकी को हर हाल में जिंदा पकड़ा जाएगा। ये निर्णय इंटेलिजेंस की दृष्टि से लिया गया था। इस स्लीपर के रास्ते RNDW उसके नेटवर्क और भारत के विरुद्ध IS की भावी योजनाओं का पता लगाना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि केवल स्लीपर की असली पहचान पता चलना काफी नहीं था। RNDW के इन स्पाइस को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी इकट्ठा करने थे, ऐसे सबूत जो एक लंबे समय के लिए उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकें। इसी के चलते कृष्णन इस ऑपरेशन को 2 भागों में बांट देते हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का जिम्मा एजेंट प्रकाश को सौंपा जाता है। उन्हें दुनिया भर से अफगानिस्तान के साथ होने वाली बैंक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना था। एक सामान्य अफगान छात्र को भारत आने के लिए ठीक ठाक फाइनेंसिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वो छात्र एक स्लीपर सेल हो तो फिर इस फाइनेंसिंग का साइज कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा ही राणा और एजेंट त्रिखा को दिल्ली NCR में ग्राउंड पर रहते हुए इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी थी। उन्हें NCR और आसपास के इलाकों में स्थित हर उस इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंध लगानी थी जहाँ एक भी अफगान छात्र पढ़ रहा हो। एजेंट प्रकाश ने मिडिल ईस्ट में CIA के साथ काफी काम किया हुआ था और वो जानते थे कि बात जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की आती है तो इस दुनिया में CIA की नजरों से कुछ नहीं छिपा हुआ। ग्यारह सितंबर 2001 के दिन हुए ट्विन टावर हमले ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये CIA का आज तक का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस कम्युनिटी जानती थी कि उनकी सीक्रेट दुनिया अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। सितंबर 2001 के कुछ महीने बाद जॉर्ज बुश CIA को एक सबसे गुप्त और संवेदनशील प्रोग्राम लॉन्च करने की अनुमति दे देते हैं, प्रोग्राम जिसका नाम था TFTP। इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्विफ्ट नामक दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के अंदर सेंध लगाना था। स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के बैंक्स के लिए सुरक्षित और गोपनीय तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार करने में सहायता करता है। मैनहट्टन के एक बड़े मल्टीनेशनल बैंक से लेकर पेशावर की किसी गली में स्थित इस्लामिक क्रेडिट यूनियन अपने स्विफ्ट कोड का प्रयोग कर पूरी दुनिया में कहीं भी पैसा भेज या मंगवा सकती है। आज वर्तमान में स्विफ्ट के जरिए प्रतिदिन 3 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ट्रांजैक्शन जिन्हें स्विफ्ट के डेटाबेसेस रियल टाइम में रिकॉर्ड करते हैं। TFTP को लैंगले स्थित CIA हेडक्वार्टर से ट्रेजरी डिपार्टमेंट की देखरेख में चलाया जा रहा था और अपने इस प्रोग्राम के तहत CIA बेल्जियम से बिना पूछे या बताए स्विफ्ट के डेटाबेसेस को हैक कर लेती है और इसी के साथ दुनिया के कोने कोने में होने वाली प्रत्येक आर्थिक मूव को ट्रैक करना शुरू कर देती है। TFTP द्वारा इकट्ठा की जा रही ये इंटेलिजेंस अद्वितीय श्रेणी की बहुमूल्य इंटेलिजेंस थी, इसीलिए CIA इसे अत्यंत सावधानी के साथ फूंक फूंक कर इस्तेमाल कर रही थी। अपने इस प्रोग्राम का प्रयोग कर CIA ने दुनिया भर में कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जैसे कि थाईलैंड में किया गया वो ऑपरेशन जिसमें रिदवान इसामुद्दीन उर्फ हमबाली को कैप्चर किया गया था। इंडोनेशिया में अलकायदा का एक सहयोगी संगठन है जैमा इस्लामिया और इसके सर्वे सर्वा का नाम है रिदवान इसामुद्दीन उर्फ हमबाली।
एक अत्यंत क्रूर आतंकी सरगना जिसे साउथ ईस्ट एशिया का ओबीएल कहा जाता था। अफगानिस्तान में ओबीएल के साथ मिल सोवियत यूनियन से लड़ने के बाद हम्बाली ने सऊदी अरब की फंडिंग से एशिया की सबसे बड़ी और निर्मम आतंकी सेना खड़ी कर ली थी। 12 अक्टूबर 2002 की रात हम्बाली की यही सेना इंडोनेशिया के एकमात्र हिंदू बहुल शहर बाली में सीरियल धमाके करती है। धमाके जो पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज को 9/11 की याद दिला देते हैं। रात के 11:05 पर शुरू हुए आतंक के इस तांडव में कुल 202 लोग मारे गए थे और लगभग इतने ही घायल हुए थे। मारे जाने वाले इन लोगों में ऑस्ट्रेलिया के 88 नागरिक, इंडोनेशिया के 38, ब्रिटेन के 23 और बाकी स्थानीय हिंदू शामिल थे। हम्बाली के आतंकियों द्वारा कुल 6 धमाके किए गए थे, जिनमें से 5 ने नाइट क्लब्स को निशाना बनाया था, जबकि एक छोटी तीव्रता वाला धमाका अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर किया गया था। इस घटना के तुरंत बाद हम्बाली CIA की मोस्ट वांटेड सूची में दूसरे नंबर पर आ गया था। सऊदी अरब से मिली फंडिंग से हम्बाली ने 1994 में एक शेल कंपनी खड़ी की थी जिसका नाम था कोन्सोया ट्रेडिंग कंपनी। कागजों पर तो इस कंपनी का काम मलेशिया से अफगानिस्तान पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना था, लेकिन वास्तव में ये आतंक को फाइनेंस करने का काम कर रही थी। बाली में पहला धमाका होते ही हम्बाली थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भाग जाता है, लेकिन यहाँ भी वो चैन से नहीं बैठता। यहाँ रहते हुए हम्बाली थाईलैंड के होटल्स और बैंकॉक में ही अक्टूबर 2003 में होने वाली एपेक्स समिट को निशाना बनाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। अपने इन प्लान्स को अंजाम देने के लिए हम्बाली को पैसों की आवश्यकता थी और उसकी कंपनी को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी और दुबई जैसे देशों से खूब पैसा भेजा भी जा रहा था। इस समय तक CIA स्विफ्ट के करोड़ों ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह मॉनिटर करना शुरू कर चुकी थी और अब वो बिना कोई समय गवाए हम्बाली की कंपनी द्वारा की जाने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को भी ट्रैक करना शुरू कर देती है। जल्दी CIA के पास उन सभी लोगों के नाम और बैंक डिटेल्स होती हैं जो दुनिया भर से हम्बाली को पैसा भेज रहे थे। ऐसा ही एक नाम था रहमतुद्दीन पराचा। दुबई में रहने वाला एक पाकिस्तानी व्यापारी जो केवल कुछ ही महीनों के अंतराल में हम्बाली की कंपनी से लगभग $1.25 लाख का पाम ऑयल खरीद चुका था। पाम ऑयल जिसका कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा था। पराचा की कुंडली तैयार करने के लिए CIA दुबई में अपने एक अंडरकवर एसेट को एक्टिवेट कर देती है जिसका कोड नेम था रॉबिन। दुबई की पाकिस्तानी कम्युनिटी में एजेंट रॉबिन की काफी अच्छी जान पहचान थी और इसीलिए आज पहली बार CIA ने उसे इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम करने को दिया था। कोई 1 महीने बाद रॉबिन अपने स्थानीय CIA हैंडलर एजेंट सिग्नोर को फोन करके बताता है कि उसने पराचा के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा कर ली है। ये सुन खुशी से फूल चुका ये CIA हैंडलर उसे अगले दिन शाम के ठीक 4 बजे अरेबियन टी हाउस में आने को कहता है। अगले दिन कोई 3:45 बजे एजेंट सिग्नोर अरेबियन टी हाउस पहुंच जाता है और अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर बहुत ही बेसब्री से रॉबिन का इंतजार करने लगता है। कॉफी आ जाती है, देखते ही देखते खत्म भी हो जाती है, लेकिन रॉबिन कहीं दिखाई नहीं देता। घड़ी की सुइयां 4:30 के पार जा चुकी थी और रॉबिन के इंतजार में उतावला हो रहा एजेंट सिग्नोर एक बार फिर वेटर को बुला जैसे ही अपने लिए एक और कॉफी ऑर्डर करता है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, भाई साहब कॉफी नहीं, चाय ऑर्डर कीजिए, चाय। ये सुन जैसे ही सिग्नोर पीछे मुड़ता है तो उसके सामने खड़ा एक आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिग्नोर, माय नेम इज प्रकाश, आनंद प्रकाश। थोड़ा सा चौंक चुका एजेंट सिग्नोर एक भारतीय को अपने सामने खड़ा देख कहता है, जी कहिए क्या काम है, क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं मिस्टर सिग्नोर, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप रॉबिन का वेट कर रहे हैं ना? वो नहीं आएगा। ये सुनते ही सिग्नोर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मेज पर कुछ डॉलर्स रख बाहर की तरफ चलने लगता है कि तभी उसका रास्ता रोकते हुए एजेंट प्रकाश आगे कहते हैं, प्लीज रुक जाइए मिस्टर सिग्नोर और मुझे अपना दोस्ती समझिए। मैं R&AW के लिए काम करता हूँ और आपके लिए कराची का सबसे मीठा हलवा लेकर आया हूँ। ये सुनते ही सिग्नोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। कराची स्वीट CIA द्वारा पराचा को दिया गया कोड नेम था।
एजेंट प्रकाश से अपने टारगेट का कोड नेम सुन सिग्नोर चुपचाप नीचे बैठ जाता है और उनके ब्रीफकेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो लाओ जो भी देना है जल्दी दो, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है मिस्टर सिग्नोर, पहले थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं ना। आपका वो रॉबिन एक डबल एसेट है और मेरे लिए भी काम करता है मिस्टर सिग्नोर। मैं जानता हूँ कि CIA गैर कानूनी तरीके से बैंक ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रही है। ये सुनते ही सिग्नोर और ज्यादा चौंक जाता है। यार आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता और अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला। गुस्से से आग बबूला हो चुका सिग्नोर ये कहते हुए जैसे ही खड़ा होता है, एकदम शांत बैठे एजेंट प्रकाश उससे कहते हैं, मिस्टर सिग्नोर मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मेरी जगह अगर आप होते तो अब तक मुझे कच्चा चबा गए होते। ये कहते हुए प्रकाश अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकालते हैं और सिग्नोर के सामने रख देते हैं। इस फाइल में रहमतुद्दीन पराचा के ऊपर हर प्रकार की इंटेलिजेंस मौजूद थी। मिस्टर सिग्नोर आप ये फाइल रख लीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि आपके पैसे से पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फाइनेंस कर रहा है। आपकी वजह से आए दिन मेरे देशवासी मारे जा रहे हैं। आपकी वजह से आप लोगों के ऊपर बस एक हमला हुआ, बस एक हमला और आपने एक अच्छे खासे देश की माँ बहन कर डाली। ज़रा सोचिए, ऐसे हमले तो हमारे ऊपर रोज़ होते हैं। ये कहने के बाद एजेंट प्रकाश अपना ब्रीफकेस उठाते हैं और कुछ देर सिग्नोर को घूरने के बाद यहां से चले जाते हैं। एजेंट प्रकाश से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही CIA पराचा को उठा लेती है। इसके बाद 11 अगस्त 2003 के दिन CIA और थाई पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में हम्बाली को बैंकॉक के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाईलैंड से हम्बाली को पहले मोरक्को और फिर रोमानिया में बनी CIA की एक ब्लैक साइट पर लाया जाता है और फिर 2004 में उसे हमेशा हमेशा के लिए ग्वांतानामो बे भेज दिया जाता है। 14 साल पहले दुबई के अरेबियन टी हाउस में हुई इस मीटिंग के बाद एजेंट सिग्नोर और एजेंट प्रकाश एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और इन दोनों की ये दोस्ती आज भी कायम थी। इस दौरान इन दोनों ने अनेकों एंटी टेरर ऑपरेशंस में एक दूसरे की कई बार मदद की थी। इस समय सिग्नोर CIA हेडक्वार्टर्स में एक सीनियर पोस्ट पर काम कर रहे थे। एजेंट प्रकाश उन्हें कॉल लगा दुनिया भर से अफगानिस्तान के साथ की जाने वाली बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल मांग लेते हैं। सिग्नोर एजेंट प्रकाश की मदद करने को तैयार हो तो जाते हैं, लेकिन इस मदद के बदले एक शर्त भी रख देते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद सिग्नोर एजेंट प्रकाश को ये सारी ट्रांजैक्शंस भेज देते हैं और वो तुरंत इनको एनालाइज करने में लग जाते हैं। उधर SI राणा और एजेंट त्रिखा दिल्ली NCR में स्थित उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट बना चुके थे जिनमें पिछले 2 सालों के दौरान अफगान छात्रों को एडमिशन दिया गया था। कॉलेजेस से मिली जानकारी के आधार पर एजेंट त्रिखा ऐसे छात्रों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देते हैं जिनकी फाइल में उन्हें कुछ भी अटपटा लग रहा था, जैसे कि कोई ऐसा छात्र जो अफगानिस्तान के किसी ऐसे इलाके से आया हो जहाँ अफगान सरकार का कम और तालिबान का ज्यादा प्रभुत्व था, या फिर एक गरीब परिवार से आया ऐसा छात्र जो बिना स्कॉलरशिप के पढ़ रहा हो। CIA से मिले डेटा को एनालाइज करते एजेंट प्रकाश को 3 हफ्ते हो चले थे कि एक दिन उनकी नजर इस डेटा में मौजूद एक ऑनलाइन ट्रांसफर के ऊपर पड़ती है। इस ट्रांजैक्शन के अनुसार दुबई की एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी से अफगानिस्तान के एक अत्यंत दुर्लभ इलाके में पूरे $50,000 भेजे गए थे। एजेंट प्रकाश तुरंत इस ट्रांजैक्शन को वेरी क्रिटिकल फ्लैग कर ऑफिसर कृष्णन को फॉरवर्ड कर देते हैं और जब कृष्णन दुबई में एक्टिव अपने एसेट्स को इस कंपनी की कुंडली निकालने को कहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक शेल कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो केवल पेपर्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, वास्तव में नहीं। अब कृष्णन दुबई में एक्टिव अपने एक सबसे पुराने एसेट को इस कंपनी को ट्रैक करने का आदेश दे देते हैं। R&AW के इस एसेट का कोड नेम था जुल्फी। जुल्फी एक पाकिस्तानी पश्तून था जो पिछले 12 सालों से दुबई में कबूतरबाजी का काम कर रहा था। मतलब ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को दुबई लाने का काम करता था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। जुल्फी जल्द ही उस कंपनी से जुड़े सभी लोगों का पता लगा लेता है। गुलफाक ट्रेडिंग नामक इस कंपनी को पाकिस्तानी मूल के 4 लोग चला रहे थे और ये कंपनी इन्हीं में से एक समी बुखारी नामक एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बुखारी पहले अलकायदा और अब IS के लिए साउथ एशिया के देशों में पैसे पहुंचाने का काम कर रहा था। इसके अलावा वो दुबई में पाकिस्तानी और भारतीय मूल के मुसलमानों के लिए एक मदरसा भी चलाया करता था और धर्म परिवर्तन से जुड़े कामों में भी काफी ज्यादा सक्रिय था।
केवल कुछ ही दिनों की सर्वेलेंस में जुल्फी को पता चलता है कि बुखारी नामक इस पाकिस्तानी को प्रोस्टेट कैंसर है और ये बात 2-4 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। असल में बुखारी को लग रहा था कि यदि दुनिया को ये बात पता चली कि उसके पिछवाड़े में कैंसर है तो उसका समाज में काफी मजाक बनेगा और वो अल्लाह के नेक काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बुखारी को दिन रात परछाई की तरह टेल कर रहा जुल्फी जल्दी उस हॉस्पिटल की एक नर्स को शीशे में उतार लेता है जहां उसका इलाज चल रहा था। अपर्णा नाम की नर्स कोई 5 साल पहले केरल से दुबई आई थी और अब तक कुंवारी थी। इधर जुल्फी पूरे जी जान से अपर्णा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था कि उधर दिल्ली में एक दिन ऑफिसर कृष्णन को इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक इनपुट मिलता है। इनपुट जिसके अनुसार नई दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की संभावना जताई गई थी। आईबी से मिली इस इंटेलिजेंस के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्कल्स में एक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक विस्फोटक की खरीद फरोख्त की गई थी। दुर्भाग्यवश आईबी के पास केवल इतनी ही जानकारी थी। ये इनपुट मिलते ही ऑफिसर कृष्णन के ऊपर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। वो जानते थे कि अगर ये इंटेलिजेंस सही है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अफगानिस्तान के उस आतंकी छात्र के हाथों में विस्फोटक पहुंच चुका था। विस्फोटक जिसका इस्तेमाल कर वो देश की राजधानी में कहर बरपा सकता था। वहां दुबई में अपर्णा अब हफ्ते में कभी 3 तो कभी 4 दिन जुल्फी के साथ ही गुजार रही थी। जुल्फी को भी लगने लगा था कि अब अपर्णा उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगी है और इसीलिए एक दिन मौका देख वो उससे कहता है, अपर्णा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ। ज्यादातर हंसी मजाक करने वाले जुल्फी को आज इतना ज्यादा गंभीर देख अपर्णा कई बार पूछती है तो जुल्फी आगे कहता है, एक्चुअली मेरी जान खतरे में है और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो अपर्णा। जुल्फी की ये बात सुनिए मलयाली नर्स बहुत बुरी तरह घबरा जाती है तो उसे शांत करते हुए जुल्फी समझाता है, देखो अपर्णा प्लीज डरो मत, आई प्रॉमिस कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरी ये बात ध्यान से सुनो। अपर्णा और जुल्फी के बीच हुई इस तनावपूर्ण बातचीत के 8 दिन बाद समी बुखारी को अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना था और इससे 3 दिन पहले अपर्णा अपनी ड्यूटी उसी डॉक्टर के साथ लगवा लेती है जो बुखारी का इलाज कर रहा था। सुबह के लगभग 11 बजे पठानी सूट के ऊपर एक कोट पहने बुखारी अपने एक बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर के ऑफिस में जाकर बैठ जाता है जहां अपर्णा पहले से ही मौजूद थी। प्लीज आप ये जैकेट उतार के लेट जाइए, आपका बीपी वगैरह चेक करना है। बुखारी से कहने के बाद अपर्णा बेड के पास लगा पर्दा खींचती है और फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहती है, आप कौन, इनके रिलेटिव हैं? नहीं सिस्टर मैं तो इनका ड्राइवर हूँ। तो फिर अंदर क्या कर रहे हैं? चलिए बाहर वेट कीजिए, चाहिए बाहर। अपर्णा से डांट खा वो बॉडीगार्ड चुपचाप बाहर चला जाता है और बेड पर लेटने के लिए बुखारी अपने जूते और कोट उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी कमरे में आ जाता है और बुखारी के पिछवाड़े में अपनी उंगली डाल उसका चेकअप करना शुरू कर देता है। बुखारी दर्द के मारे जोर जोर से कराहने लगता है और इसी दौरान अपर्णा बुखारी के कोट से उसका मोबाइल फोन निकाल लेती है। चेकअप पूरा होने के बाद बुखारी और डॉक्टर के बीच काफी देर बातचीत होती है और दोपहर का 1 बजते बजते वो वापस अपना कोट पहन हॉस्पिटल से निकल जाता है। बुखारी के जाते ही अपर्णा भी लंच के बहाने हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और जुल्फी के साथ एक गाड़ी में बैठ वहां से गायब हो जाती है। असल में उस रात जुल्फी ने अपर्णा को यह बताया था कि एक बड़े कर्जे के चलते कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन उसकी जान बख्शने के बदले उन्होंने उससे बुखारी का फोन चुरा उन तक पहुंचाने की धमकी दी है। लेकिन जुल्फी जानता था कि ये सच बिल्कुल नहीं है। वो ये भी जानता था कि कुछ ही घंटों के भीतर बुखारी के आदमी अपर्णा तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो अपर्णा को सब कुछ सच सच बताते हुए उससे माफी मांगता है और उसके हाथों में 5 लाख रुपए का कैशियस चेक और इंडिया का एक फ्लाइट टिकट थमा देता है। पूरी तरह सदमे में आ चुकी अपर्णा पहले तो काफी देर कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन फिर अचानक जोर जोर से रोते हुए जुल्फी के ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देती है। अपर्णा को शांत करने की कोशिश में पहले तो जुल्फी उसके हाथ पकड़ उसे कस के गले लगाता है और फिर कई बार माफी मांगने के बाद उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी अपर्णा, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। प्लीज जल्दी एयरपोर्ट जाने की तैयारी करो। मैं वादा करता हूं कि तुम इंडिया के जिस हॉस्पिटल में चाहोगी तुम्हें वहां नौकरी मिल जाएगी।
किसी तरह जुल्फी अपर्णा को एयरपोर्ट लेकर जाता है और उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने के कई घंटे बाद भी वहां से नहीं हिलता। जब उसे विश्वास हो जाता है कि वाकई अपर्णा फ्लाइट में इंडिया के लिए निकल चुकी है तो वो टैक्सी में बैठ R&AW के एक सेफ हाउस के लिए निकल जाता है। अगले ही दिन इस फोन को हाई प्रायोरिटी डिप्लोमेटिक मेल द्वारा नई दिल्ली भिजवा दिया जाता है, जहां R&AW की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज यानी कि ETS के एनालिस्ट इसे क्रैक करने में लग जाते हैं। कुछ ही घंटों के भीतर बुखारी के फोन को क्रैक कर लिया जाता है और इसके अंदर मिला डेटा R&AW के लिए इंटेलिजेंस नहीं बल्कि सोने की खान साबित होता है। इस फोन पर होने वाली चैट और मैसेजेस से पता चलता है कि IS का वो आतंकी जो NCR के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, असल में कांधार से 150 किलोमीटर दूर तख्तकाले नामक एक छोटे से गांव का रहने वाला है। केवल 11 साल की आयु में वो अलकायदा में भर्ती हो गया था और अभी 2 साल पहले ही IS में शामिल हुआ था। बुखारी के फोन से R&AW को इस लड़के का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन कई सारे मोबाइल नंबर्स जरूर मिलते हैं जो इस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में एक्टिव थे। अब एजेंट त्रिखा और SI राणा अपनी फाइल्स में ऐसे अफगान स्टूडेंट्स को ढूंढने में लग जाते हैं जिनके पेपर्स में तख्तकाले का एड्रेस दिया गया हो, लेकिन उनको ऐसा कोई नाम नहीं मिलता और इसके ऊपर R&AW एजेंट्स को कोई आश्चर्य भी नहीं होता। वो जानते थे कि IS ने अपने इस आतंकी छात्र के लिए एक नई कवर आइडेंटिटी बनाई होगी। उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम, उसका एड्रेस और पासपोर्ट कुछ भी असली नहीं होगा। कोई दूसरा रास्ता ना देख ऑफिसर कृष्णन ETS को बुखारी के फोन से मिले सभी नंबर्स को इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। ऑपरेशन विद्यार्थी शुरू हुए 6 महीने हो चले थे, लेकिन अभी तक भेड़ की खाल में छिपे उस भेड़िए का कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर ETS द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने वाले फोन नंबर्स भी संख्या में तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उदाहरण के तौर पर एक इंटरसेप्टेड नंबर के ऊपर जिन नंबर से कॉल आया जा रही थी, उन नंबर्स को भी ETS को अपनी सर्वेलेंस के दायरे में लेना पड़ रहा था। हर बीतते दिन के साथ कृष्णन के ऊपर दबाव और राजधानी में धमाके होने का खतरा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। 2017 में सितंबर का महीना खत्म होने को था। 25 तारीख की रात कृष्णन अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे कि उनका सेल फोन बजने लगता है। वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से बहुत ही हड़बड़ी में बोल रहे एजेंट प्रकाश उनसे कहते हैं, सर आप जल्दी हेडक्वार्टर्स आ जाइए, इट्स रियली अर्जेंट। हुआ कुछ यूं था कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान के कुछ नंबर्स को मॉनिटर कर रहे एक एनालिस्ट ने कॉल इंटरसेप्ट की थी और इस इंटरसेप्ट में एक आवाज IS के एक अत्यंत खूंखार फील्ड कमांडर मोहम्मद जहरान की थी। और वो नंबर जिससे जहरान को कॉल की गई थी वो इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में एक्टिव था। लगभग 2 मिनट चली इस कॉल को ETS के सिस्टम्स ने रिकॉर्ड कर लिया था और जैसे ही कृष्णन हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं वो एनालिस्ट एक बार फिर प्ले का बटन दबा देता है। सलाम अलैकुम जनाब, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मैं आज फिर कुछ जगह देख कर आया हूँ। वैसे फोटो शूट के लिए मैंने कुछ लोकेशंस फाइनल कर ली हैं। यहाँ फोटो खींचने का अलग ही मजा आएगा जनाब। अब बस मुझे लंदन वाले कैमरे का इंतजाम करना है। जैसे ही कैमरा मेरे पास आ जाएगा मैं इंशाल्लाह आपको फोटो शूट की तारीख और जगह दोनों बता दूंगा। इस कॉल को सुनते ही कृष्णन समझ जाते हैं कि हो ना हो ये वही आतंकी है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनकर पढ़ाई कर रहा है। वो इस कॉल में IS के अपने आका को अपने मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा था। यहाँ फोटोशूट का मतलब था धमाका और कैमरे का मतलब था विस्फोटक, लेकिन कैमरे के संबंध में वो लंदन का जिक्र क्यों कर रहा था ये कुछ साफ नहीं था। इस कॉल में लड़का कह रहा था कि अभी कैमरे का इंतजाम नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये था कि अभी तक उसे विस्फोटक नहीं मिल पाए थे। ये सुनकर कृष्णन को थोड़ी राहत मिलती है और वो अगले दिन की सुबह होते ही R&AW चीफ को सारी अपडेट्स दे देते हैं। ये नंबर जिससे अफगानिस्तान में जहरान को कॉल्स की गई थी नोएडा में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एड्रेस और ID कार्ड पर लिया गया था। ID कार्ड जिसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ था, उज़ैर अब्दुल गफ्फारी। ऑपरेशन विद्यार्थी शुरू होने के 24 हफ्ते बाद R&AW की इस टीम को वो नाम मिल ही गया था जिसे ढूंढने के लिए वो अपने घर परिवार से दूर बिना थके बिना रुके दिन रात काम कर रहे थे।
अगले ही दिन RNDW के पास उजैर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आ जाती हैं, जिसे नोएडा की एक ब्रांच में खोला गया था। SI राणा एक वारंट इशू करवा इस अकाउंट की आज तक की सारी स्टेटमेंट्स इस बैंक से निकलवा लेते हैं और इनके ऊपर एक नजर डालते ही साफ हो जाता है कि उजैर को दुबई के रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं। अब आगे का प्लान बनाने के लिए कृष्णन अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में लग जाते हैं। एजेंट प्रकाश का ये मानना था कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट को विश्वास में जरूर ले लेना चाहिए, लेकिन इसका कड़ा विरोध करते हुए एजेंट त्रिखा कहते हैं कि ऐसा करना पूरे ऑपरेशन को खटाई में डाल सकता है। उन्हें लग रहा था कि मैनेजमेंट से बात लीक हो सकती है और यदि ऐसा हुआ तो उजैर गायब हो जाएगा और अगर इसके बाद पकड़ा भी गया तो बिना पुख्ता सबूत उसको ज्यादा दिन जेल में रखना बहुत मुश्किल होगा। वो जानते थे कि ISI की फंडिंग से चल रहे कुछ भारतीय NGO से बेल दिलाने का प्रयास अवश्य करेंगे, इसीलिए वो इतना मजबूत केस बनाना चाहते थे कि कोई कोर्ट चाहकर भी उसे बेल ना दे पाए। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद RNDW इस नतीजे पर पहुंचती है कि उजैर को ट्रैप करना होगा। RNDW के लगभग सभी युवा एजेंट्स की फाइल खंगालने के बाद भी टीम को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पाता जो एक बीटेक स्टूडेंट के रोल में फिट बैठ सके। इस मुद्दे पर एक और मीटिंग करने के बाद कृष्णन ये निर्णय लेते हैं कि इस मिशन के लिए उन्हें RNDW के अंदर नहीं बल्कि बाहर देखना होगा। 28 सितंबर की सुबह उजैर के फोन को मॉनिटर करने के लिए एजेंट त्रिखा हेडक्वार्टर्स पर ही रुकते हैं, जबकि ऑफिसर कृष्णन, एजेंट प्रकाश और SI राणा बिहारीपुर स्थित DPTC के लिए निकल जाते हैं। एक हफ्ते तक रोजाना DPTC में कई ट्रेनीज का इंटरव्यू लेने के बाद RNDW एक लड़के को सेलेक्ट कर लेती है जिसकी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लगभग खत्म होने को थी। 22 वर्षीय इस लड़के का जन्म मेरठ के पास एक गाँव में हुआ था, लेकिन बहुत छोटी आयु में ही ये दिल्ली आ गया था और इसकी सारी पढ़ाई यहीं हुई थी। इस लड़के को फाइनल करने के बाद कृष्णन SI राणा से तुरंत मेरठ जा उसके और उसके परिवार के ऊपर हर संभव जानकारी लाने को कहते हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर राणा ये काम पूरा कर लेते हैं। सारी जानकारी से लैस कृष्णन एक बार फिर उस लड़के से मिलने अकेडमी जाते हैं और एक अकेले कमरे में हुई बातचीत के दौरान उससे कहते हैं, अच्छा यार एक बात बताओ, तुम एक पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? और भी तो बहुत काम है इस दुनिया में करने को मेरे भाई। इस समय तक इस लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि कृष्णन कौन है और आखिर क्यों बार बार उससे मिलने यहाँ आ धमकते हैं। सर जी, वो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूं, लेकिन क्या है ना कि इतनी पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने BSc में एडमिशन लिया और SI की तैयारी करनी शुरू कर दी। अपनी मासूम सी आवाज में ट्रेनी SI ये कहता है तो कृष्णन उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो ये बात है, सिर्फ पिताजी के लिए पुलिस में आना है, तुम्हारा मन कहीं और है बेटा? कृष्णन से ये सुन ये लड़का बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी मन बहुत है, वो पिताजी का सपना जरूर है, लेकिन मैं घबराओ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे बस मजाक कर रहा हूँ, ये लो तुम पानी पियो। ये कहते हुए कृष्णन मेज पर रखा पानी का ग्लास इस लड़के की तरफ खिसका देते हैं और जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो वो उसे इस मीटिंग का असली कारण बताना शुरू कर देते हैं। बेटा मैं जानता हूं कि सुन के तुम्हारा सर चकरा रहा होगा और तुम्हें थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन तुम डरो मत। यह मिशन नहीं बल्कि तुम्हारी सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। हम हर समय हर क्षण 24 घंटे तुम दोनों को देख रहे होंगे और अगर हमें जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तुम्हें तुरंत वहां से निकाल लेंगे। कृष्णन की पूरी बात सुन काफी देर तक चुपचाप बैठने के बाद ये लड़का उनसे कहता है, सर वो एक बार फोन करके पापा से पूछो। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता उसकी बात काटते हुए कृष्णन कहते हैं, तुम इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी से भी नहीं। जो भी बात करनी है तुम मुझसे, मेरी टीम से या फिर मन ही मन भगवान से करोगे। थोड़ी देर और सोचने के बाद ये लड़का खड़ा होता है, एक गिलास पानी पीता है, कमरे में इधर उधर घूमने लगता है, एक बार फिर गिलास भर के पानी पीता है, थोड़ी देर अपने आप से कुछ बड़बड़ाता है और फिर आखिरकार कृष्णन से कहता है, ठीक है सर जी, मैं तैयार हूँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब बताओ कि मुझे करना क्या है। अगले दिन इस लड़के को एक होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां उसे पूरा मिशन डिटेल में समझाया जाता है और उसे उसकी नई आइडेंटिटी और एक नया नाम भी दिया जाता है जो था जावेद खान। इस मिशन के लिए एजेंट प्रकाश को जावेद के पिता दिलशाद खान का रोल दिया जाता है
और अगले कुछ दिनों के दौरान एसआई राणा और एजेंट त्रिखा जावेद के लिए नया आधार कार्ड, मार्कशीट्स और हर वो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं जो कि भारत में एक 12वीं पास छात्र के पास होने चाहिए। बाप बेटे की भूमिका निभा रहे जावेद और एजेंट प्रकाश अक्टूबर के पहले हफ्ते में उस कॉलेज एडमिशन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी कॉलेज वाले इस समय एक नया एडमिशन देने से साफ मना कर देते हैं। कोई और रास्ता न देख कृष्णा ने कैबिनेट मंत्री से इस कॉलेज के ट्रस्टी को फोन करवाते हैं और मंत्री जी की केवल एक ही कॉल में ये कॉलेज जावेद को एडमिशन तो दे ही देता है, बल्कि उसे उसकी मनचाही ब्रांच भी मिल जाती है, वही ब्रांच जिसमें उजैर नामक वो अंडरकवर आतंकी भी पढ़ रहा था। 2 दिन बाद जावेद नोएडा स्थित इस कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है, जहां उसका कमरा उजैर के कमरे से ज्यादा दूर नहीं था। पहले दिन क्लास में भी जावेद उजैर के पास ही जाकर बैठता है और वहां क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। अपनी असली जिंदगी में उसने बीएससी की पढ़ाई जो की हुई थी। पहले दिन से ही जावेद उजैर के साथ हल्की फुल्की बातें करना शुरू कर देता है। उजैर को भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगते हैं। अक्टूबर में ही एक दिन रात को जावेद उजैर के रूम में बैठा हुआ था, जहां वो अकेला रहा करता था। यार उजैर एक बात बताऊं, मेरा इस हॉस्टल में बहुत दम घुटता है, मन करता है कि बाहर का कमरा ले लूं और वहीं रहने लगूं। जावेद से ये सुन उजैर थोड़ा सा चौंक जाता है। क्यों, क्या हुआ? घर की याद आ रही है क्या? मन नहीं लग रहा तुम्हारा यहाँ? मन नहीं लग रहा? ये तुम पूछ रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा? तुम मेरे भाई, मैं नहीं जानता कि तुम कैसे अपना मन मार के यहाँ रह रहे हो। अभी देखना साले हॉस्टल में दशहरा दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन ईद पे सबको सांप सूंघ जाएगा। मेरा बस चले ना तो इन सब काफिरों को एक झटके में खत्म कर दूं। जावेद से सुन उजैर अपने बिस्तर से उछल पड़ता है और उसकी तरफ धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहता है, जावेद यार सच बताऊं तो मैं तो कब से बाहर शिफ्ट होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ एक अफगान को कोई कमरा किराए पर नहीं देता। अरे भाई उजैर, तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मैं तुम्हें रूम दिलवाऊंगा ना। मैंने तो घर पे बात भी कर लिया, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावेद की ये बात खत्म होते ही उजैर की बाँछें खिल जाती हैं। तो फिर ठीक है मेरे भाई, लाजपत नगर, हम लाजपत नगर में कमरा लेंगे। यार लाजपत नगर थोड़ा दूर नहीं पड़ेगा? अरे यही नोएडा में कमरा लेते हैं ना। अरे दूर है तो क्या हुआ, बाइक है ना मेरे पास जावेद। रहने का असली मजा तो साउथ दिल्ली में ही है, ये नोएडा तो साला जंगल है, जंगल। इसी रात को लगभग 3 बजे जावेद अपने इनक्रिप्टेड फोन से जानकारी एजेंट प्रकाश को दे देता है। वो समझ जाते हैं कि हो ना हो उजैर की टारगेट लोकेशन साउथ दिल्ली के आसपास ही होने वाली हैं और इसीलिए वो लाजपत नगर शिफ्ट होना चाहता है। जावेद से जानकारी मिलने के बाद एजेंट प्रकाश एसआई राणा से तुरंत लाजपत नगर में एक कमरे वाले 2-3 घर फाइनल करने को कहते हैं और कुछ दिन बाद जावेद उजैर को इनमें से 2 घर दिखा देता है। एक घर दूसरी मंजिल पर था जबकि दूसरा ग्राउंड फ्लोर पर। उजैर को ग्राउंड फ्लोर का घर पसंद आता है और कुछ ही दिनों में ये दोनों यहाँ शिफ्ट भी कर जाते हैं। उजैर और जावेद को लाजपत नगर शिफ्ट हुए 1 महीना हो चुका था। इधर एजेंट त्रिखा और एसआई राणा ने दिन रात जावेद के ऊपर नजर बनाई हुई थी और उधर हेडक्वार्टर्स में एजेंट प्रकाश ईटीएस के कुछ एनालिस्ट के साथ उजैर के मोबाइल पर आने वाली हर कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे थे। ऐसी एक कॉल से एक दिन RNDW को पता चलता है कि उजैर अपने धमाकों के लिए दिल्ली में 3 लोकेशंस को फाइनल कर चुका है, जो थी नई दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल और साउथ एक्सटेंशन का मार्केट। जावेद, क्या तुम एक काम में मेरी मदद कर सकते हो? एक दिन अत्यंत गंभीर आवाज में उजैर ये पूछता है तो जावेद उत्तर देता है, हाँ बोलना भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। ये सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उजैर आगे कहता है, असल में मैं काफी टाइम से कुछ सामान खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस टाइप का सामान मुझे चाहिए वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। उजैर की पूरी बात सुनने के बाद जावेद के गले का थूक पूरी तरह सूख जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वो खड़ा होता है और उसको कस के अपने गले लगा लेता है। तुम अल्लाह के सच्चे सिपाही हो मेरे भाई, मुझे कुछ टाइम दो। मुजफ्फरनगर में मेरे मामू के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आधे घंटे बाद जावेद कुछ सामान लाने के बहाने बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद आगे पीछे दाएं बाएं देखते हुए बहुत ही सावधानी के साथ एजेंट प्रकाश को कॉल करता है।
सर वो सामान का इंतजाम करने को कह रहा है, सामान का। ये सुनते ही एजेंट प्रकाश अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। वेरी गुड जावेद, वेरी गुड। कौन सा सामान उसने कुछ बताया? हाँ सर बताया, वो कह रहा है कि उसे कोई TATP नाम का सामान चाहिए। ये शब्द सुनते ही प्रकाश के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ता है। TATP मतलब एसीटोन पेरोक्साइड, एक अत्यंत सेंसिटिव और ज्वलनशील केमिकल जिसे कुछ साल पहले तक डिटेक्ट करना भी संभव नहीं था। ये TATP ही था जिसका इस्तेमाल 22 मई 2017 के दिन हुए मैनचेस्टर धमाकों में किया गया था। लंदन में हुआ आतंकी हमला जिसमें कुल 33 लोग मारे गए थे जबकि 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। अब जाकर एजेंट प्रकाश को समझ में आता है कि उस दिन जहरान के साथ हुई अपनी कॉल में उजैर लंदन वाला कैमरा क्यों बोल रहा था। उजैर के कहे अनुसार अब R&AW को TATP का इंतजाम करना था, लेकिन यह बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकता था। उजैर को विस्फोटक डेटोनेटर के साथ चाहिए था, यानी कि रेडी टू यूज कंडीशन में। R&AW को यह चिंता सता रही थी कि विस्फोटक उस तक पहुंचा तो दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसे इसके साथ पकड़ा कैसे जाएगा। डेटोनेटर तो छोड़ो, जरा सी हीट या करंट भी TATP को अत्यंत विनाशकारी बना सकता था। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद कृष्णन CFES से 5 किलोग्राम की क्षमता वाली एक TATP डिवाइस तैयार करवा लेते हैं, लेकिन साथ ही उनको यह भी निर्देश देते हैं कि इस डिवाइस में लगा डेटोनेटर एक्टिव नहीं बल्कि डमी हो। दो दिसंबर की शाम उजैर घर पर बैठा इंटरनेट के ऊपर कुछ कर रहा था कि तभी अपने चेहरे पर एक चमक लिए जावेद अंदर प्रवेश करता है। भाई लगता है तुमने मेरा काम कर दिखाया। जावेद को इतना ज्यादा खुश देख उजैर ये पूछता है तो वो उत्तर देता है, अरे मैं तो बस एक जरिया हूँ भाई, बाकी करने वाला तो वो है। ऊपर की तरफ इशारा करते हुए जावेद आगे कहता है, मेरी उन लोगों से सारी बात हो गई है, हमें इस अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने हैं और कल दोपहर तक वो हमें सामान दे देंगे। ये सुनते ही उजैर खड़ा होता है और जावेद को गले लगा लेता है। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिखाया है जावेद। हमारे इस मिशन के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं और अगर ये कामयाब हुआ तो तुम उनसे जरूर मिलोगे मेरे भाई। रात के ठीक 9 बजे उजैर अपने अकाउंट से जावेद द्वारा दिए गए R&AW के फेक अकाउंट में पूरे 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद ये दोनों दोस्त पार्टी करने बाहर जाते हैं और एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद लगभग 12 बजे तक वापस लौट आते हैं, लेकिन दोनों ही ठीक से सो नहीं पाते। आज की इस रात उजैर को उसकी खुशी नहीं सोने दे रही थी और जावेद को उसकी घबराहट। उठो जावेद, उठ जाओ यार, 8 बज गए हैं, लेट हो जाओगे। अगली सुबह ये कहते हुए उजैर जावेद को उठाता है तो वो कुछ ऐसे घबरा जाता है जैसे उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। नहाने के बाद जावेद अभी तैयार ही हो रहा होता है कि उजैर उससे कहता है, जावेद यार तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, सेफ्टी के लिए मुझे भी ले चलो। कल रात से उजैर कई बार ये कह चुका था और हर बार जावेद उसे एक ही उत्तर दे रहा था, उजैर यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उन लोगों ने मुझे बिल्कुल अकेले आने को कहा है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ ना तो वहां से 9 तो 11 हो जाएंगे। वैसे भी डील मेरे मामू ने करवाई है यार, इसलिए टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तुम चिल करो और अपनी फेवरेट मियां खलीफा के वीडियोस देखो, मैं कुछ ही घंटों में लौट आऊंगा और इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये कहने के बाद जावेद घर से निकल जाता है। बस स्टैंड पर जाकर एक ऑटो करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उतर जाता है और फिर वहां से एक दूसरा ऑटो कर IIT दिल्ली के लिए निकल जाता है, जहां एक होटल में एजेंट प्रकाश, एजेंट त्रिखा और SI राणा पैकेज के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। इधर R&AW और जावेद उजैर की आजाद जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिख रहे थे। उधर वो अपने कमरे में मियां खलीफा को देखता हुआ नाखून चबा रहा था। कभी किसी ऑटो की आवाज आती तो वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगता, तो कभी मेन रोड तक जा जावेद के इंतजार में इधर उधर घूमने लगता। इधर जावेद को पूरा प्लान समझाने के बाद एजेंट त्रिखा उससे पूछते हैं, जावेद सब कुछ समझ में आ गया है ना, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। कुछ खोया खोया सा जावेद ये कहता है तो त्रिखा आगे बोलते हैं, क्या हाँ समझ में आ गया वाला हाँ या डाउट वाला हाँ? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ ना। और तुम श्योर हो ना कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, गन पिस्टल कट्टा वगैरह कुछ भी नहीं? हाँ सर। उसके हाथ में बैग देते तुम्हें क्या करना है ये याद है ना? हाँ सर याद है।
और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर जरा सी भी गड़बड़ लगे, कुछ भी अजीब सा लगे तो क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ याद है सर, सब याद है। आप बस भगवान के लिए थोड़ी देर चुप हो जाओ। बुरी तरह झुंझलाते हुए जावेद ये कहता है तो वहीं बैठे एजेंट प्रकाश समझ जाते हैं कि नर्वस होने के साथ साथ 22 साल का ये लड़का काफी ज्यादा डरा भी हुआ है। ये घबराने का समय नहीं है जावेद। अरे यार, तुम हमारे बेटे जैसे हो, हम तुम्हें कुछ कैसे होने देंगे। हमने मेक श्योर किया है कि वो इस डिवाइस के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा ना कर पाए। बेटा, हमारे देश के कुछ बहुत बड़े पढ़े लिखे वैज्ञानिकों ने इस डिवाइस को तैयार किया है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी उज़ैर को पकड़ना है? नहीं, हमारे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी रक्षा करना। एजेंट त्रिखा भी जावेद का मनोबल बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही कम बोलने वाले एसआई राणा भी अपने ही स्टाइल में उससे कहते हैं, अरे यो भी कोई बात है भले आदमी, यहाँ तेरे पीछे पूरी भारत सरकार खड़ी, खुद मोदी जी खड़े और तू डरने लग रहा है मेरे यार। अरे बावली गांड, तेरे लिए तो हम ससुरे पूरे अफगानिस्तान ने ठाकियां लिया आवेंगे, चिकने से लोंडे की तो चले क्या। अरे वहाँ वे IAS वाले ऐसे लोंडों की दबा के गांड मारा करें और तू ऐसे गड्ढों से डरने लग रहा बावली पूछ कहीं का। चल ये भंस के दिखा। एसआई राणा का ये मोनोलॉग खत्म होते ही इस कमरे में मौजूद इन एजेंट्स की हंसी फूट पड़ती है और अगले कई मिनट तक ये तीनों खूब दिल खोल कर हंसते हैं। थैंक यू राणा सर, कई महीनों बाद ऐसे खुल के हंसा हूँ और सच में हंसा हूँ आज। अपने आंसू पहुंचते हुए जावेद ये कहता है और फिर थोड़ी देर बाद ये चारों होटल की पार्किंग के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही इनकी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलती है, एक के पीछे एक 5 अनमार्क्ड गाड़ियां भी इस पार्किंग से निकलना शुरू हो जाती हैं। इन गाड़ियों में सादे कपड़े पहने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 35 ऑफिसर सवार थे, जिन्हें केवल 24 घंटे पहले इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था। आखिर वो क्षण आ गया था, वो क्षण जब घंटों इंतजार करने के बाद झाड़ियों में बिल्कुल चुपचाप बैठा शेर अपने शिकार के ऊपर छलांग मारता है। इससे पहले के शिकार कुछ समझ पाए, उसकी गर्दन शेर के मुंह में और खोपड़ी पंजों में दबी होती है। लेकिन शेर की केवल एक गलती, उसकी एक गलत चाल या जरा सी आवाज भी उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खास तौर पर तब जब उसका शिकार भेड़ नहीं बल्कि भेड़ की खाल में छिपा एक भेड़िया हो। घर से कोई 3 किलोमीटर पहले जावेद को गाड़ी से उतार एक ऑटो में बिठा दिया जाता है, जिसका ड्राइवर भी दिल्ली पुलिस का ही एक कांस्टेबल था। जावेद को बिल्कुल साफ निर्देश दिए जाते हैं कि इस पॉइंट के बाद वो एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखे और सीधा अपने घर पर ही जाकर रुके। लगभग 15 मिनट बाद जैसे ही जावेद का ऑटो घर के बाहर रुकता है, दरवाजा खोल उज़ैर बाहर आ जाता है। जावेद नीचे उतर ऑटो वाले को पैसे देता है और उज़ैर को देख मुस्कुराता हुआ उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहले उज़ैर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देता है। जावेद, मैंने वो टेबल खाली कर दी है, बैग को उसके ऊपर रख के खोलो। एक मेज की तरफ इशारा करते हुए उज़ैर ये कहता है और फिर अपनी स्वेटशर्ट ऊपर उठा अपनी कमर से एक पिस्टल बाहर निकाल लेता है। पिस्टल पर नजर पड़ते ही जावेद के हाथों से मानो वो बैग छूट ही जाता है। मुंह का रंग उड़ने लगता है और गला बुरी तरह सूख जाता है। ये कहां से आई यार उज़ैर, पहले तुमने कभी दिखाई नहीं भाई। जावेद ये पूछता है तो उसकी आंखों में घूरता हुआ उज़ैर आगे बढ़ता है और उसकी नाक से अपनी नाक सटाते हुए कहता है, माफ करना दोस्त, लेकिन ना मैं तुम्हारे मामू को जानता हूं और ना ही उन लोगों को जिनसे तुम ये सामान लेकर आ रहे हो। पिस्टल लहरा रहे उज़ैर के मुंह से बातें सुन जावेद का दिल उसके हलक में आने लगता है, लेकिन वो अपना ये डर अपने चेहरे पर नहीं आने देता। अरे नहीं उज़ैर यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे मामू के जानने वाले हैं वो लोग, तुम खामखा घबरा रहे हो यार। ये कहते हुए जावेद अपने कांपते हुए हाथों से वो बैग खोलता है और TATP डिवाइस को बाहर निकालकर मेज के ऊपर रख देता है और डिवाइस को देखते ही उज़ैर का सारा शक रफू चक्कर हो जाता है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक सी आ जाती है और वो तुरंत इसका इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता है। लगभग 10-15 मिनट तसल्ली से इंस्पेक्शन करने के बाद आंखों में नमी लिए उज़ैर जावेद को कस के अपने गले लगा लेता है। जब जावेद को उज़ैर कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है तो थोड़ी हिम्मत कर वो कहता है, यार सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं कुछ मैगी वैगी ले आता हूँ। ये सुनते ही डिवाइस को अपनी गोदी में लिए बैठा उज़ैर कहता है, नहीं अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, थोड़ी देर और वेट करो। लेकिन जावेद जानता था कि वो और वेट नहीं कर सकता। प्लान के अनुसार उसे अब तक घर के बाहर होना चाहिए था।
बहुत हो गया यार उजैर, अब बस करो। मुझे भूख लग रही है और मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो एक काम करो, मुझे गोली मार दो। जब तुम यहाँ बैठे मियाँ खलीफा को देख के अपना हिला रहे थे ना, मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हारे लिए सामान ले रहा था, लेकिन फिर भी मैं जब से वापस आया हूँ तुम सिर्फ चुप्पे पे चुप्पा दिखा रहे हो। आज पहली बार जावेद को इतना गुस्से में देख उजैर का मुंह एक छोटे बच्चे की तरह उतर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जोर से दरवाजा खोलते हुए जावेद घर के बाहर चला जाता है। उसके जाते ही उजैर तुरंत दरवाजा बंद करता है और फिर अपने मोबाइल से उस TATP डिवाइस की फोटोज लेने में लग जाता है। फोटोज जिन्हें वो अफगानिस्तान में बैठे अपने बॉसेस को भेजने के लिए मरा जा रहा था। जावेद के घर से निकलने के ठीक 5 मिनट बाद एक जोर की आवाज होती है और घर का दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। इस आवाज से बुरी तरह चौंक चुका उजैर जैसे ही बाहर की तरफ देखता है, एक के बाद एक स्पेशल सेल के हट्टे कट्टे 10 ऑफिसर्स तूफान की तरह अंदर घुसते हैं और बिजली की फुर्ती से जावेद के ऊपर टूट पड़ते हैं। असल में बाहर जाने से पहले ही जावेद ने एजेंट प्रकाश को मैसेज करके बता दिया था कि उजैर के पास 8 राउंड्स वाली एक हैंडगन भी है। इसीलिए सबसे पहले एक ऑफिसर उजैर को उठाकर जोर से जमीन पर पटकता है। ये देखते ही कुछ और ऑफिसर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और बाकी उस गन और डिवाइस को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब ये ऑफिसर्स उजैर को ले बाहर निकलते हैं तो बाहर का दृश्य देख उसकी पतलून गीली हो जाती है। वो देखता है कि 15 से 20 ऑफिसर्स उसके घर के चारों तरफ एक घेरा बनाए खड़े हैं और उनकी बंदूकें रेडी टू फायर पोजीशन में घर से हटके उसकी तरफ घूम रही हैं। लाजपत नगर से उजैर को सीधा एक क्लासिफाइड लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहां RNAW उसके साथ पूछताछ की मैराथन शुरू कर देती है। एजेंट सिग्नोर से मिली सहायता के बदले CIA को भी उजैर से पूछताछ करने की अनुमति दे दी जाती है और उससे मिली इंटेलिजेंस के आधार पर अगले कुछ महीनों के दौरान US आर्मी अफगानिस्तान में तालिबान और IS के कई हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करती है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बुरी तरह थकी हारी RNAW टीम जैसे ही हेडक्वार्टर्स में प्रवेश करती है, ऑफिस में मौजूद सभी लोग खड़े हो जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। पूरे 5 मिनट जावेद को अपने गले से लगाए रखने के बाद ऑफिसर कृष्णन उससे कहते हैं, यू डिड इट यंग मैन, यू डिड इट। धन्य है वो माँ जिसने तुझे अपनी कोख में पाला, धन्य है वो पिता जिसने तुझे अपने कंधों पर खिलाया और धन्य है वो धरती जहां तूने जन्म लिया। जब तक तुझ जैसे जवान इस धरती पर पैदा होते रहेंगे, एक क्या 100 जहर भेजकर भी दुश्मन इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक इतने वरिष्ठ IPS अधिकारी से अपने लिए ऐसे शब्द सुन जावेद फूट फूट कर रोने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश था लेकिन साथ ही थोड़ा सा उदास भी। उदास इसलिए क्योंकि वो चाहकर भी अपने माता पिता और गांव वालों को अपनी इस वीरता के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। हाँ बोलो जहरान। सलाम अलैकुम जनाब, वो उजैर को राव वालों ने पकड़ लिया। मिशन फेल हो चुका है जनाब। हाँ मालूम है, तुम्हारी तंजीम में एक भारतीय एजेंट काम कर रहा है, जल्दी पता लगाओ वो कौन है। ठीक है जनाब, हो जाएगा। और हाँ, तुम उसको मारोगे नहीं, वो खबीज हमको जिंदा चाहिए।